हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्पेस विजुअलाइजेशन को कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेस विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये 2D इमेजेस आपको दी जा सकती है, उसको विजुअलाइज करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी आपको दे रखी है। जो कॉमन इमेजेस जो हम रियल लाइफ में देखते हैं वो सारी 3D इमेजेस होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली स्पेस विजुअलाइजेशन का जो 3D वाला पार्ट है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। और 3D वाले में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको मैंने सेग्रीगेट किया है और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको एक अप्रोच पता चलेगी इसको कैसे करना है, एज वेल एज यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस and this will be helpful for your CBT examination। ठीक है, तो CBT examination जो MNS के लिए मस्ट है। तो ये छोटी सी लिटरेचर इसके ऊपर, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो स्पेस विजुअलाइजेशन इन रीजनिंग, तो ये रीजनिंग का टॉपिक है, इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ शेप्स एंड फिगर्स इन बोथ 2D एंड 3D स्पेशल कोऑर्डिनेट्स and reading how each dimension can be changed to the other। ये जो है ना, ये लिखा हुआ जो है, मैं इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में करूंगा तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। और ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे आज 3D पे फोकस कर रहे हैं। तो आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो मेरे पास 3 क्वेश्चंस एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 शेप्स दे रखी है आपको, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, 3 अलग अलग। तो ये आपको इमेज दे रखी है और आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, और बोल रहे हैं कि यही वाली इमेज, ये वाली जो इमेज दिखा रखी है 3D इमेज, ये इनमें से कौन सी वाली इनमें से सही है। ठीक है, वो आपको दिखा रहा है। तो इसको ट्राई करते हैं करने के लिए। तो ये आपको इमेज दे रखी है, जैसे कि कोई भी इमेज है। अब ये मोबाइल है, 3D है आपका। ठीक है, तो इसको मैं एक बार नीचे करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, अगर रोटेट करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये चीज है आपके पास, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, सेम चीज ही बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इसको नीचे रख देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, अगर ये नीचे गिर जाता है, ये वाला पोर्शन आपका ऑब्वियसली ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो डी आपका यहाँ पे एक्चुअली सही आंसर है। तो सिंपल आपको यहाँ पे दिख गया होगा। अब बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम इसको भी एड्रेस करें यहाँ पे तो हमें और क्लैरिटी आएगी इन अप्रोचिंग दिस टॉपिक। तो ये वाला जो इमेज है, ऑप्शन नंबर सी, हम CBA करके जाते हैं। तो जो सी वाला जो आपका गलत है वो इसलिए कि ये जो इमेज है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको इमेज दे रखी है यहाँ पे, इसके लेफ्ट पे, इसके जो लेफ्ट पे ये ऐसा दिखना चाहिए था। ये वाला साइड ऊपर को आना, मतलब नीचे को आना चाहिए था, ये ओपन होना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उल्टा आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ये वाला गलत है। अब अगर मैं इस डी, ये जो सही शेप है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ठीक है, हमें ऐसे दिया गया था, ऐसे था हमारे पास, हमने इसको ऐसे किया। अब अगर हम इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे यहाँ पे, तब ये उल्टा वाला हमें दिखेगा। तो ये उल्टा वाला एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज को उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले जो खाली एरिया वो नीचे होता। ठीक है, अब बी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो बी तो आपका करेक्ट उसमें ही है, तो बी वाला करेक्ट उसमें है। तो इसको घुमा के देख लो आप। ठीक है, तो कभी भी ये वाली शेप आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इसको घुमाओगे तो ये पीछे को चला जाएगा। यहाँ पे देख लो, इसको अगर ऐसे धक्का मारोगे, यहां से धक्का मारोगे, इसको आगे को पुश करोगे तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आगे को इधर आ जाती है। तो ये वाला चीज आपको नहीं दिखता, इसलिए ये गलत है। एंड ए भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। पर मैं आपको सबसे सिंपल बताया, इसको ऐसे गिराओ तो एक तरह से आपको ये दिख जाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो 2 में देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो हमें पहले से डी से ट्राई करते हैं। वैसे मेरे को ना देखने से ही लग रहा है यहाँ पे सी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस शेप को, इसमें ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे ये सीधी लाइन दिखा रखी है, तो मतलब ये ट्रायंगल दिखा रखा है, तो ये इसलिए गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल गलत है। अब एक बार डी के उस पे आते हैं, डी वाले उस पे आते हैं। ठीक है, तो डी में हम अगर देखें तो ये वाली चीज ऊपर को हो रखी है, ये जैसे ऐसे है। तो अगर मैं इसको नीचे को गिरा दूं, ठीक है, इसको नीचे गिरा दूं तो ये वाली चीज ऊपर आ जाती, ये वाला जो फेस है इसका ऐसे हो जाता, ऊपर आ जाता, तो ये वाली शेप तो आ जाती, पर यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए था। ठीक है, ये वाली चीज इधर होनी चाहिए थी, इसलिए ये वाला डी आपका गलत है। ओके, तो हमारे पास ऐसी शेप आ गई। अब इसको, ठीक है, जब मैंने इसको नीचे को गिराया यहाँ पे, तो हमें ये वाला मिला और ये वाला ऊपर को, ये वाला हमें इस तरफ को मिला, ऐसे मिला। ये वाली चीज नहीं है, ऐसे मिला। अब मैं अगर इसको ऐसे है, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो मुझे एक्चुअली ए मिलेगा, यहाँ पे ए वाली शेप मिलेगी, इसीलिए ए वाला आपका सही है। ठीक है, सो ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुझे बहुत डिबेटेबल सा लगा, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिली, मुझे डिबेटेबल लगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो हाँ, इसको एक बार घुमा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये शेप है, तो डी ट्राई करते हैं यहाँ पे। इसको हम घुमा लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम इसको घुमाते हैं इसके या हम इसको दूसरी तरफ से देखते हैं, तो हमें ऐसे दिखना चाहिए, तो डी आपका सही है। पर अगर मैं इसको नीचे रखता हूं, ठीक है, ये वाली चीज को नीचे को करता हूं, पुश करता हूं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ दिखना चाहिए था, तो सी भी करेक्ट लगता है। बट मुझे फिर भी सबसे अप्रोप्रिएट है, तो ये कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग टाइप है थोड़ा सा, पर यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो लगता है वो है आपका डी, इसलिए वी विल गो विद द डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये जानबूझ के मैंने ये वाला रखा है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली थ्योरी लगेगी। बाकी आपका, हाँ, ए और बी क्यों गलत है? जो ए वाला दिखा रहा है, ए वाली शेप, उसमें दिखा रहा है कि ये वाली चीज ना इसमें जुड़ी हुई है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये वाली चीज जुड़े हुई इसमें दिखा रहा है। ठीक है, और बी में भी क्लियर नहीं है, बट वो भी इसके जैसे ही लग रहा है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चनेबल टाइप का यहाँ पे था, तो मेरे को सबसे इजी, सबसे अप्रोप्रिएट डी लगा यहाँ पे, एंड डी ही इसका करेक्ट आंसर दिया गया है बुक में। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है क्यों है ऐसा, कोई दिया नहीं हुआ, बस आंसर दे रखा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्यूब्स के ऊपर, क्यूब्स एंड डाइस। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्यूब्स एंड डाइस। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दूंगा विच विल गिव यू ग्रेटर क्लैरिटी। तो एक तरह के क्वेश्चन से ये वाले मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस कराए हैं, अब आगे के चलते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर। मैं आपको बोलता हूं पॉज कर लो, एक बार खुद से काउंट करो और बताइए कि कितने क्यूब्स है इसमें, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, अब यहां पे इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्यूब, आप समझ रहे क्यूब्स क्या होते हैं? ठीक है, तो क्यूब इज बेसिकली स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर होते हैं, स्क्वायर बेस्ड होते हैं, तो जिनके सारे साइड्स सेम लेंथ के हैं। ठीक है, तो एक एक ये सारे क्यूब्स है, तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 क्यूब्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज ये गलती मत कीजिएगा कि आप इसको भी क्यूब मान ले, वो फिर क्यूबाइड हो जाएगा। 4 और 5 को भी क्यूब मान ले, बोले कि 6 है इसमें, 2 और 3 को भी काउंट कर ले, वो वाला काम मत करना, वो क्यूबॉइड होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको। तो वो क्यूबॉइड होता है, क्यूब यही है 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक तो ठीक है आप यहाँ पे,
पर 2 और 3 नीचे वाले क्यूब्स पे रेस्ट करा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो नीचे भी क्यूब्स है यहाँ पे, तो 2 क्यूब्स नीचे भी होने चाहिए थे जो 4 और 5 के बगल में है और 2 और 3 के नीचे है। तो हमारे पास 5 क्यूब हमें दिख रहे थे और 2 क्यूब्स हमें नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए यहाँ पे 7 क्यूब्स है। आई होप ये वाला आपको क्लियर था। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो हमें ब्लॉक्स काउंट करने हैं, तो उसको सिंपल है, काउंट करते हैं। पहले वर्टिकल वाले गिन लेते हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ये सारी 3D है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं जाना, 1 2 3। ठीक है, 3 वर्टिकल ब्लॉक्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर आप देखिए ये लाइन को प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4, ये देखिए यहाँ पे भी एक लाइन है यहाँ पे, इसीलिए हम 2 को ये वाला नहीं मानेंगे, ये अलग है। 5 ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे, 5 6 ये क्यूब, अब क्यूब जो भी है क्यूब है यहाँ पे, और 7। ठीक है, इसके पीछे जो है वो भी है, तो 7, तो इसका आंसर है आपका 7। तो देर आर 7 ब्लॉक्स इन द गिवन फिगर। अब आते हैं डाइस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हेन सिंगल पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन। कभी कभी आपको एक डाइस देती है, कभी कभी 2-3 डाइस दिखाई दी होती है, बोलते हैं कि अगला नंबर कौन सा होगा, या फिर किसी नंबर के आगे ऑपोजिट कौन सा होगा, उस तरीके से। तो अभी करेंगे तो और क्लैरिटी हमें आ जाएगी। तो अगर हमें सिंगल डाइस दी जाती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1 के ऑपोजिट कौन सा है, वैसे मैं सारी करूंगा, 4 के ऑपोजिट कौन सा है, 5 के ऑपोजिट कौन सा है, पर मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही डाइस दी गई है, एक ही फोटो दी गई है, और आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे कि 1 के ऑपोजिट कौन सा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको एक ही डाइस की इमेज दी हुई है, व्हेन अ सिंगल पोजीशन इज गिवन, समझ रहे हो ना, अगर 2 पोजीशन दी गई है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पोजीशन दे रखी है, तो अगर आपको सिंगल पोजीशन ही दे रखी है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, आप जब एक डाइस को भी देखते हैं तो आपको, अगर एक्चुअली में देखेंगे वो जो लूडो वूडो खेलते हो आप, तो आपको एक साइड से देखोगे तो आपको 3 नंबर ही दिखाई देंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो आपको अगर एक ही इमेज है तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को या कैंडिडेट को ये पता लगाना है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, गिवन डाइस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और अ जनरल डाइस, तो ये पता लगाना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर आप लूडो या स्नेक्स एंड लैडर पक्का खेला ही होगा आप लोगों ने, तो लूडो वाली जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है, और उसमें क्या होता है, 1 के ऑपोजिट 6 होता है। ठीक है, 1 के ऑपोजिट 6 होता है, मुझे इतना याद है, बाकी तो मतलब हमेशा याद होता था कि कोशिश करते थे 1 ना आए, कभी कहते थे 6 तो चाहते ही थे हम लोग, है ना, 6 के बाद अगली टर्न फिर मिलती थी। तो 1 और 6 तो पक्का होता है, एक होता है यहाँ पे 6 डॉट्स बने होते थे नीचे। तो जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसका एक रूल है, उसका एक नियम है, वो ये है कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू 7। तो 1 और 6 ऑपोजिट साइड, इसकी 6 जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ऊपर वाली साइड और एकदम नीचे वाली साइड, उनका सम उनका सम 7 होना चाहिए। तो 1 और 6, तो अगर ये स्टैंडर्डाइज होती तो इसके ऑपोजिट वाला 2 होना चाहिए था, और इसके ऑपोजिट कौन सा जो हमें नहीं दिख रहा है इसके पीछे 1 के साथ में, और 4 के ऑपोजिट 3 होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1 + 6 5 + 2 4 + 3 सारे 7 है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है, अगर हमें ये नहीं पता लगता तो वी कैन नॉट सॉल्व इट, तो हमें एक और एक इमेज चाहिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन के ऊपर, पहले तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरी सी बताई थी। फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 2 इन द डाइस गिवन बिलो। ठीक है,
अभी हमें पता लगाना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने अभी आपको बोला था दैट द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज शुड बी इक्वल टू 7। एक और एक रूल है कि एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप देख ही सकते हो 1 और 6 बगल बगल में है तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो ये जनरल साइड है, जनरल डाइस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 6 यहाँ पे होना चाहिए तो ये गलत है, और 6 और 1 7 हो रहा है तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन है। ओके, तो अब हमें बोल रहा है 2 के ऑपोजिट कौन सा होगा। हम नहीं पता लगा सकते। 2 अगर स्टैंडर्ड डाइस होती तो हमें बोलते कि 2 के ऑपोजिट 5 है, 2 + 5 7 होता है यहाँ पे, पर हम नहीं पता लगा सकते। तो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, जो भी नंबर नहीं दिया हुआ वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ही है, 3 4 एंड 5, कोई भी नंबर हो सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे आते हैं, जहां पे हमें सिंगल डाइस की 2 पोजीशंस दे रखी है। ठीक है, तो पिछले वाले में हमें एक ही डाइस दे रखी थी, पर यहाँ पे भी एक ही डाइस दे रखी है, पर यहाँ पे 2 पोजीशंस दे रखी है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो इनको देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। एक इजी है, एक थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। तो पहले इसको करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 2 positions of a dice are given. Based on them, find out which number is opposite to number 4. मतलब 4 के ऑपोजिट कौन सा है, तो ये हमें पता लगाना है। मतलब सेकंड वाली अगर आप पोजीशन को देखते हो, यहीं पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 के ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट फेस पे कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एक बार। तो हमें दे रखा है कि 6 के एडजेसेंट 2 और 3 है। हम इसी को एक रेफरेंस लेते हैं, 6 के एडजेसेंट 2 और 3 नंबर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और अगले डाइस से हमें ये पता लग रहा है कि 6 के एडजेसेंट 3 है यहाँ पे, और 6 के एडजेसेंट 4 भी है, और 4 3 के एडजेसेंट है, तो 4 की पोजीशन ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। 4 के एडजेसेंट ये वाले 4 पीछे होना चाहिए, तो ये कंडीशन ये मैच करती है, दोनों जस्टिफाई करती है। और अगर ये वाला 4 है पीछे वाला, तो 4 के ऑपोजिट 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी 2 है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वही सेम। From the given 2 positions of a single dice, find the digit at the face opposite to the face having digit 2। मतलब 2 के ऑपोजिट कौन सा है। तो यहाँ पे एक चीज अलग है, यहाँ पे आप देखिए 6 नीचे था, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सेम पोजीशन दे रखी थी यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है इस केस में। तो इसी को कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि 6 को ऊपर ले आए, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो जब हम 6 को ऊपर लेके आएंगे, जब हम इस डाइस को ऐसे घुमाएंगे, तो 2 पीछे हो जाएगा। एक बार मैं इसको इजी करने के लिए इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डाइस है, ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखा था पहले, अब 6 यहाँ पे होगा क्योंकि हमने इसको ऐसे कर दिया है। तो 6 ऊपर आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, 3 वहीं पे रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसको ऐसे किया है, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इमेज से हमें दिखता है कि 6 के बगल में 4 और 1 है। ठीक है, तो इस वाले में 4 होगा, या फिर 4 या 1, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेम अप्लाइज फॉर दिस ऑल्सो। दो ही साइड बची थी हमारे पास, तो 1 या 4 इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब जब हम ये वाली इमेज को देखते हैं, तो जब 6 ऊपर था तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, पर अगर 4 यहाँ पे होगा, अगर 4 यहाँ पे होगा तो 1
यहाँ पे होता, पर एक यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 है। सो इट इज यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा। ये वाली कंडीशन इसको जस्टिफाई करेगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि ये हम अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं इसलिए ऐसा है यहाँ पे। तो 6 के साथ में 4 और 1 है, और जब ये ऊपर था तो 4 और 1 था यहाँ पे, पर हमें इसको भी अलाइन करना है, मैच करना है यहाँ पे। तो जब हम उसको वैसे लेते हैं तो हमारा ये इजी हो जाता है। तो डी है यहाँ पे। बाकी जो बुकिश लैंग्वेज है उसको कहते हैं कि इसको क्लॉक को रोटेट करो और डाइस को रोटेट करो। अब मेरे को ये वाली अप्रोच थोड़ी सी इजी लगी यहाँ पे। ठीक है, कि हम इमेजेस देख लेते हैं और हम देख लेते हैं कि कौन सी वाली फिट होती है वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 1? तो ये क्वेश्चन इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से पॉज करके वीडियो को। 1 के ऑपोजिट नंबर कौन सा है? आपके पास 3 इमेजेस यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो हमें पता है कि 1 के जो एडजेसेंट है वो तो ऑपोजिट हो नहीं सकती, तो हम एलिमिनेट करते हैं। मैं यहीं से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1 पहले यहाँ दिखा था, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो 5 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता उसके ऑपोजिट। यहाँ पे 2 और 4 दिखा रहे हैं एडजेसेंट साइड, तो 2 एंड 4 भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। बचा 3। ठीक है, तो आराम से इसको हमने इसको कर लिया। तो इसका आंसर है बी, 3 ओनली। 3 ओनली नहीं है, मतलब। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आप इमेजिन करिए कि खुला कार्टन है। कार्टन जब खोलते हो आप उसको, तो वैसा है। तो हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक डाइस बनेगी। When the following figure is folded to form a dice। ठीक है, तो ये उस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे। मेरे पास अगेन 2 तरह के क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अभी। एक ये वाला है और एक ये वाला है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ओके, तो ये है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे। मान ली इमेजिन करिए कार्टन है जैसे कि, या कागज जैसे मर्जी, तो उसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो कार्टन को भी फोल्ड करते हैं ना, लाइन के साथ में उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, वैसे ही सेम। सो विच नंबर विल बी, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो 5 के ऑपोजिट कौन सा होगा? तो वैसे तो मैं देख के बोल सकते हैं इसको कि ये लेफ्ट में यहाँ पे है, राइट में यहाँ पे है, तो 5 के ऑपोजिट 3 होगा यहाँ पे। पर वैसे भी आई मीन क्या इलस्ट्रेट करने के लिए इसको एक बार फोल्ड करके ही देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया भी लगता है। तो मैं 2 को मानता हूं कि 2 नीचे रखा है मैंने। ठीक है, 2 को नीचे रखा है। ये वाली साइड को मैं ऐसे था, ऐसे मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, तो एक ऊपर आ गया। ये वाला जो हाथ है वो 1 है, नीचे 2 है। ये वाली साइड नीचे से, जमीन से जैसे 3 को उठाओगे तो ये इसके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 इसके बगल में आ जाएगा। 4 आपने इसको भी जैसे आपने 1 को ऊपर किया वैसे ही 4 ऊपर आ जाएगा, और इसको फोल्ड करोगे तो 6 सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी इसके, तो 5 के साथ में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 इज ऑपोजिट टू द साइड 3। करिएगा, कोशिश ट्राई कीजिएगा इसको फोल्ड, आपको आइडिया लगेगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वही अल्फाबेट्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसको आपने फोल्ड करना है। इस एल को यहाँ पे बेस मानिएगा, आपको इजी रहेगा। एल को बेस मानिएगा और इसको फोल्ड कीजिएगा। अब आपको पूछ रहा है, ये आंसर फिगर्स आपको दे रखी है, बोल रहा है कि कौन सी वाली इनमें से सही है। तो इसको फोल्ड करते हैं एक बार। ठीक है, तो आई मीन फोल्ड भी क्या करना है, हमें एडजेसेंट साइड दिख रही है। एल के एडजेसेंट है टी, के, एम और यू, है ना। एम फोल्ड होगा, फिर एम के साथ ऐसे यू नीचे को आ जाएगा यहाँ पे, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हम डी से चलते हैं। वैसे ये आंसर सही है, ये वाला सही है, पर इसको देखते हैं कि क्यों ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है के एल के एडजेसेंट में के है, विच इज राइट। यहाँ के अगर हम देखें यहाँ पे, पर ये बोल रहा है कि O इज ऑल्सो एडजेसेंट टू L,
पर जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो O विल बी द ऑपोजिट साइड, तो इसलिए ये गलत है। बाकी C और B में भी सेम है। तो यहां पे आपको U दे रखा है, ठीक है, T U एंड K, तो T इज एडजेसेंट टू K, ठीक है, T इज एडजेसेंट टू K बट T एंड U आर ऑपोजिट टू ईच अदर, पर यहाँ पे साथ में दे रखा है। एंड बाय द वे आप ये नोटिस कीजिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बोला था कि जब ऐसे वाला दे रखा होता है तो ये ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, ये वाले ऑपोजिट होते हैं यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, तो आप आगे इसको यूज कर सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट LMK, ठीक है, तो L के एडजेसेंट M है यहाँ पे, L के एडजेसेंट M है, और फोटो में दिखा रहा है इस वाले में कि M और K बगल में है, पर जब आप इसको फोल्ड करेंगे L के इस साइड पे M आएगा, दूसरे साइड पे K आएगा, तो M और K ऑपोजिट्स होने चाहिए थे, इसलिए ये वाला गलत है। लास्ट में बचा ये, तो यही सही होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। L के साथ में T आ रहा है, T इज एडजेसेंट, K इज ऑल्सो एडजेसेंट, और बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है। ओके, सो A इज द आंसर ओवर हियर। सो दिस इज इट, हमारे जो आज का वीडियो था ऑन स्पेस विजुअलाइजेशन 3D जो हमने आज कवर किए। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, और इनको आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। एक आप चैप्टर देख सकते हैं, अगर स्पेस विजुअलाइजेशन के नाम से एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है तो क्यूब एंड डाइसेस वाला जो टॉपिक है उसको भी आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको शायद, जैसे ये वाला है, ये मैंने अलग से लिया था, तो हाँ, ये वाले जो टॉपिक्स है ये आपको शायद, ये भी क्यूब्स एंड डाइसेस में से आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर स्पेस विजुअलाइजेशन। अगर आपकी बुक में नहीं है तो क्यूब्स एंड डाइसेस वाला टॉपिक भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा इशू आ रहा है तो आप एक डाइस को उठाइएगा और उसमें से खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको देखिए किस डायरेक्शन से कैसा लग रहा है, तो या किसी चीज़ को पकड़ के देखिए, आपको हेल्प होगी, जैसे मैंने कोशिश करी थी अपने मोबाइल से आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज इट, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी स्पीड आप इम्प्रूव होगी, दैट विल हेल्प यू। ओके, सो दिस इज इट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।